कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंचा। प्रधानमंत्री ने शिवमोगा में जनसभा को किया संबोधित। कहा कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया उसका सच सबके सामने आया। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में रोड शो किया। कर्नाटक में सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के तमाम दिग्गज आज राज्य में कर रहे हैं चुनाव प्रचार। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका का धुआंधार प्रचार। जेडीएस समेत अन्य दल भी मतदाताओं को लुभाने में नहीं छोड़ रहे कोई कसर। मणिपुर में स्थिति अब धीरे धीरे हो रही है सामान्य। चुराचांदपुर में आज 3 घंटों के लिए कर्फ्यू में आंशिक रूप से दी गई ढील। राज्य में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। राज्यपाल ने फिर की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज मणिपुर को छोड़कर देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट का हुआ आयोजन। देश के बाहर 14 शहरों में भी हुई परीक्षा। और आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में गत विजेता गुजरात टाइटंस का लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मुकाबला जारी। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की होगी चुनौती। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की खबर के साथ ही। तो आपको बता दें कि चुनाव के लिए जो प्रचार अभियान है अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। राजनीतिक दलों के नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने केम्पेगौड़ा स्टैच्यू से ट्रिनिटी सर्कल तक रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर लाखों की संख्या में लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर दिखाई दिए, बेहद उत्साहित दिखाई दिए। रोड शो के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। कर्नाटक के लोगों के लिए ये चुनाव इतिहास बनाने, नया इतिहास रचने का चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटक को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस महायज्ञ के लिए कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर ही भरोसा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ही कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार बनी तो सालाना विदेशी निवेश पहले की तुलना में 3 गुने तक बढ़ गया। आज भारत की व्यवस्था टॉप 5 आर्थिक ताकत बना है। इस दौरान हर साल भारत ने विदेशी इन्वेस्टमेंट के नए रिकॉर्ड बनाए, एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बनाए। लेकिन जब तक कर्नाटक में कांग्रेस की, जेडीएस की सरकार थी, तब तक इसका पूरा लाभ कर्नाटक को नहीं मिला। जैसे ही यहां डबल इंजन की सरकार बनी तो सालाना विदेशी इन्वेस्टमेंट पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ गया। आज कर्नाटक देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतनी ज्यादा डरी हुई, घबराई हुई है कि जो लोग चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं उन्हें भी प्रचार के लिए लाना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपनी हार का अभी से एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के प्रयासों में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के शिवमोगा में आयोजित अपनी रैली में ये बातें कही। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है वो उसे पिछले काफी समय से एक गुब्बारे की तरह फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस का सच जनता के सामने है। अब जनता कांग्रेस के झांसे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है वो पिछले काफी समय से कर्नाटका में एक गुब्बारा, एक बलून फूला रहे थे झूठ की हवा भर भर करके। उस गुब्बारे पर, इस बलून पर एक से बढ़कर एक झूठी फूंके मार करके हवा भरी जा रही थी। ऐसे ऐसे झूठ, ऐसी ऐसी बातें जिनसे जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी। कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज बेलगावी में रोड शो किया। रोड शो में सड़क के दोनों ओर जनता ने अपने प्रिय नेता का अभिवादन किया और भारी संख्या में रोड शो में लोगों की भीड़ देखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बागलकोट में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर 3 साल के भीतर कित्तूर में सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के लिए एक कानून लेकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 लाख गरीबों को घर बनाकर देगी और SC ST परिवारों की माताओं के लिए 10,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट का देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मित्रों, मैं आज यहां वादा करते जाता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाने ही वालों हो, उसके बाद कित्तूर कर्नाटक के हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी 3 साल के अंदर समाप्त कर इस पूरे क्षेत्र में इरिगेशन की व्यवस्था करी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के हरपनहल्ली में रोड शो किया। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक के मुदबिद्री में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के लोग अपनी शिक्षा की बदौलत दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। अगर हम शिक्षा को मजबूत कर लें, तकनीकी शिक्षा, IT की शिक्षा, तो ये प्रदेश देश क्या पूरी दुनिया में अपने बच्चों युवाओं को भेज पाएगा कि अच्छी नौकरियां करें। आज बेंगलुरु के, कर्नाटका के युवा
और जिनकी तकनीकी शिक्षा मजबूत है, जिनकी आईटी में शिक्षा मजबूत है, दुनिया भर में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बेंगलुरु में आज एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी हैं, जिसमें गृहलक्ष्मी योजना, युवा निधि योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन तमाम योजनाओं को हर हालत में पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी आपको दी है और इस 5 गारंटी में जहां गृह ज्योति योजना है, गृह लक्ष्मी योजना है, अन्न भाग्य योजना है और युवा निधि योजना है, ये योजनाएं यो गारंटी है जिसे हम हर हालत में पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को कहा है कि ईमानदारी की बात कहकर सत्ता में आने वाली आप सरकार आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता आपका सच जान गई है। हम सबको पता है कि एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी तो रहा नहीं, और अधिक प्रोपेगेंडा बन चुका था, और अधिक पैसा और करप्शन तो बन चुका था, पर और अधिक पाप और अधिक प्रेडेटरी बिहेवियर बन चुका है। ये आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे से सामने निकल कर आ रहा है। और सूडान से आए एक भारतीय दल ने आज अपनी सुरक्षित स्वदेश वापसी के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए सूडान से आए हक्की पिक्की जनजाति के लोगों ने कहा कि पीएम की वजह से हमें सूडान में कठिन परिस्थितियों के बावजूद कोई परेशानी नहीं हुई। साथ ही सरकार ने निःशुल्क हमारे घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की। मारा घर में देवी ले, मारा पुरकनी माता ले, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। लोगों ने बताया अपना है डबल इंजन वाला। छोटा सा खरोच भी नहीं आया सर। इतनी सुरक्षा से यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सर। बच्चा कैसे खोज जाता है, उसको ढूंढ के कैसे निकालता है, ढूंढ के निकाल के घर में कैसे लेके आता है, ऐसे आपने निकाल के। दुनिया में कोई भी हिंदुस्तानी अगर सो जाता तो हम सोते नहीं हैं। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतने बड़े संकट से सही सलामत घर पहुंचना ये भी बहुत परमात्मा की कृपा होती है, तब होता है। अच्छा, मुझे बताइए कैसे मुसीबत शुरू हुई, कब पता चला? आप उस समय कहाँ थे? आप लोग साथ थे कि अलग अलग थे? हम सारे बताइए। हम सारे रूम में थे। हाँ, एक ही रूम में सब लोग थे? सब एक ही होटल में, बाजू बाजू होटल था। हाँ, अब 20, 15, 10, 30 ऐसा रुके थे सारे। और थोड़ा थोड़ा सा आवाज आया, वो कभी भी ऐसा होता था, ये होता ऐसा मुहारत मुहारत बोलते थे वो लोग ऐसा। उसके बाद में एक बड़ा बड़ा साउंड आने लगा। पहला नंबर पानी वाला टैंक उड़ा दिया, दूसरा तीसरा नंबर लाइट का उड़ा दिया, और चौथा सारा खाना पानी का सब उड़ाने लगे। बड़े बड़े माहौल में जाएगा, माहौल उड़ा दी। एयरपोर्ट कुछ भी नहीं बचा, सर जी कुछ भी नहीं बचा। और मेरे को इतना तकलीफ में हो गए हम, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। लोगों ने बताया अपना है डबल इंजन वाला, बिना फिक्र रहो आप। तभी से मेरे दिल में डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन वाले बन गए। ऐसा होने लगा मेरे दिल में। बिजबुहाना यूपीसी वाला सेफ्टी किया और हमारे को बस का इंतजाम किया। वहाँ से हमने पूंछ सूडान पहुँच लिया। कितने साल से जाते हैं आप वहाँ? कम से कम 4-5 साल से हम जा रहे हैं। जो हमको ऊपर से देखा मैंने कैसे हमको बचाएगा, या फिर जिंदा जाएंगे या जिंदा नहीं जाएंगे, वो हम बहुत सोचा। मैंने सोचने के बाद आप भगवान सबके बेटे अपने स्पेशल मीटिंग छोड़ा दी दिल्ली के अंदर में। हमने पूरा देख लिया कि हमको विश्वास हुआ कि मेरा नरेंद्र मोदी हमको बचाने के लिए, बच्चा कैसे खोज जाता है, उसको ढूंढ के कैसे निकालता है, ढूंढ के निकाल के घर में कैसे लेके आता है, ऐसे आपने निकाल के छोड़ दिया।
धन्यवाद। हम कितना धन्यवाद करेंगे तो हमको कब 10-12 दिन तक भूखे रहे, एक ही कमरे में बंद रहे। जब हमारे इंडिया आपको पता चला कि हमारे बारे में, तो आप ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया, तो हमको इतना खुशी हुआ कि हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इतना सब कर रहे हैं, हमको बहुत बहुत खुशी हुआ। तब हमको जितना डर था वो सब डर निकल गया सिर्फ आपके वजह से। और जब हमें वहाँ से निकाल के हमारे सभी सुविधा, कुछ भी एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया सर। जितने हमें सब इतने सुरक्षा से यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से सर, सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से। आपको जितना भी मैं धन्यवाद बोलूँ कम है सर। हमारी बात, हमारी पुकार, हमारे रोना धोना, हमारे जो भी हमारा मुश्किल था आपके पास पहुँचा। आपने हमारे इतने सारे लोग, सिर्फ हक्की पिक्की कम्युनिटी के ही 200 लोग, 210 लोग थे, उनको आपने लेके आए। तो सब दवाई बेचते हो? तो सब आपकी दवाई पे भरोसा करते हैं? अच्छा, आयुर्वेदिक दवा है। आपके पूर्वज महाराणा प्रताप के साथी थे, और महाराणा प्रताप ने जब ये उनकी स्थिति बनी तो उन्होंने वचन व्रत लिया था कि मैं विजयी होकर के वापस आऊंगा, तब तक मैं घास पर सोऊंगा, ऐसा कहा था ना। आपके पूर्वजों ने तय किया था कि जब तक राणा प्रताप फिर से स्थान नहीं लेते, हम घर पे नहीं रहेंगे, हम घूमते रहेंगे। ये इतना बड़ा त्याग किया है आपके पूर्वजों ने। अच्छा, आप लोग तो कहते हैं कि गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं। चावंडी ले वो देवी, हमारा घर में देवी ले, मारा पुरकनी माता ले, वो कालका वो काली, मारी मैया तू ले, वो देवी, ओ देवी ले, ओ देवी, हमारा घर में ओ देवी, गिर्राजूनी ओ देवी, बोले ले बोले ले। दुनिया में कोई भी हिंदुस्तानी अगर फंस जाता है तो हम सोते नहीं है। और इसलिए हम दिन रात लगे रहे। अब हमारी चिंता ये थी कि कुछ राजनेता भाषणबाजी करने लगे, बयानबाजी करने लगे। हमें लगा कि अगर ये इस प्रकार से बोलेंगे और वहां ये लोग यहाँ छुपे हैं, पता चलेगा तो कोई मार देगा। तो चुपचाप काम करना था, चुपचाप आपको लेके आना था। जैसा आपने कहा, लूट भी चल रही थी तो हमें वो भी सुरक्षा करनी थी, तो हम नहीं चाहते थे कोई नुकसान हो। और हमें खुशी है कि आज देश के 4000 से ज्यादा अपने भाई बहन इस मुसीबत में से, और आपने तो युद्ध देखा है, गोलियों की आवाज सुनी है, लगी हुई आग देखी है, इतनी मुसीबत में से आप निकल करके आज पहुंचे हैं। देखिए, ये देश की ताकत है, देश की ताकत कभी मत भूलना। भूलोगे क्या? ये देश आपके लिए करता है। हाँ, कभी भी जीवन में किसी भी मदद करने का मौका है ना, हमेशा करना। मदद कैसे काम आती है वो आपने देखा है। कभी भी किसी को भी मदद करने का मौका मिले, जीवन में इस घटना को याद करना। देखिए, हम भी मुसीबत में थे तो हमारे कोई न कोई आया था, जवान आया, कोई सैनिक आया, हमें ले गया। समाज को और देश को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री की इन लोगों से मुलाकात की। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय में, जहां पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। एक्विटल के ऑर्डर की तरीके से जमानत का ऑर्डर सिर्फ जमानत का होता है, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट में चलती है
और उस कोर्ट में जो ट्रायल चलती है उसके आधार पर केस में तय होता है वेरासिटी ऑफ केस और उस केस में क्या क्या चीजें संलग्न पाई गई, क्या क्या उसमें कोर्ट कचहरी में कैसे चला। उस ऑर्डर को भी इन्होंने पार्ट पार्ट में प्रस्तुत किया। उस ऑर्डर की जो सोल है या जो ऑर्डर कहना चाह रहा है उसके 2 पैराग्राफ्स जो है वो मिसिंग है और इसको आधार बनाकर इन्होंने जनता को गुमराह करने का दोबारा से काम किया। ये प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया गया कि पूरा का पूरा स्कैम जो है वो घोटाला ही नहीं है बल्कि पीएमएलए केस में जो 2 जिसको हम वकीलों की भाषा में कैरियर्स कहते हैं, जो सोने का सामान इधर उधर लेके जाते हैं ना, उनका मालिक कोई और होता है और वो केवल कैरियर्स की तरीके से अपने शरीर की कैविटीज के अंदर, संदूक के अंदर, बाकी चीजों में लेकर जाते हैं। ये कैरियर्स का केस था। ये 2 व्यक्तियों के ऊपर जो एलिगेशन है वो ये है कि 30 करोड़ इन्होंने ट्रांसफर किया दिल्ली से गोवा के चुनाव में, वो पैसा इस्तेमाल हुआ और एक ने जो कि एडवर्टाइजिंग आदि का काम करता है उसने उस पैसे को आगे इस्तेमाल किया, फर्दर यूज किया। और जो एक इसमें से है गौतम मल्होत्रा, वो अकाली दल के एक पूर्व नेता के जो है बेटे हैं और जो खुद लिकर के बिजनेस में हैं। और जो लिकर के बिजनेस में उनके वकील ने, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि उनके वकील ने कोर्ट में क्या कहा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है और उसका प्रस्तुतिकरण क्या है। ये ऑर्डर है ये ऑर्डर है 31/2022 का और इसमें लिखा गया है जो पैराग्राफ 80 से पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, पैराग्राफ 71 जिसमें इन्होंने कहा है 73 पैराग्राफ, दिनेश अरोरा did under section 161 CRPC in the CBI case and being referred to by learned senior counsel for the applicant go to show that the applicant and his family members were coerced and threatened to pay 6% commission out of their profits as bribe or kickback, or otherwise their manufacturing units in Punjab will be shut down by the ruling AAP in the said state, and hence in the light of the above, learned senior counsel appears to be right in making a submission that even if the applicant agreed to pay or actually paid any such amounts as bribe or towards repayment of the kickback, it was not paid with requisite criminal intent or mens rea to commit an offence. What to say of a serious offence like offence of money laundering under PMLA? He has also referred to the above quoted observations made in para number 388 of the judgment. वो आगे कचहरी की जो normal cases हैं उनको इसने साइड किया है। यानी उसमें जो वकील ने जमानत लेते हुए कोर्ट में बयान दिया, आर्ग्यू किया, तो उसने ये कहा कि 6% कमीशन जो है वो इनसे उगराई के रूप में लिया गया था और इनको धमकी दी गई थी कि अगर आप ये उगराई का पैसा नहीं दोगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार रहते आपका शराब का मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस चल रहा है वो हम पंजाब में तो चलने नहीं देंगे, वो बंद कर देंगे। उसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट हुआ कि किसी भी क्राइम को करने के लिए मेंस रिया यानी मानसिक अवस्था कि मैं अपराध करना चाहता हूं वो आवश्यक है। इस केस के अंदर जो मल्होत्राज हैं उनको बाजू मरोड़ के ये पैसा वसूला गया था, अगर मान भी लिया जाए कि ये पैसा इन्होंने दिया। और सेकेंडली जो भी ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने दी हैं वो ऑब्जर्वेशन एक पर्ची को लेकर दी हैं। जो ट्रांसफर का जो पैसा है, अब हम लोग को जो भी क्षेत्र में काम करते पता है कि हवाला का काम पर्चियों के ऊपर होता है। फोन इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, व्हाट्सएप कॉल्स इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, और जो पर्ची के ऊपर कच्ची पर्ची पे काम करता है वो पर्ची संभालने के लिए तो नहीं रखेगा, वो पर्ची डिस्ट्रॉय की है। लेकिन जब ट्रायल चलेगी, जब कोर्ट के अंदर बयान होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके आधार पर यह तय होगा कि क्रिमिनलिटी या अपराध कितना है कितना नहीं। जमानत का जो ऑर्डर होता है वो एक्विटल का
या डिस्चार्ज का ऑर्डर नहीं है। इसलिए मैं ये मांग करती हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो कोर्ट के ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के ओपिनियन बदलने के लिए झूठा इस्तेमाल कर रहे हैं, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, क्योंकि आए दिन का इन्होंने, इस पार्टी ने एक झूठा तमाशा बना रखा है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स का भी और जनता के मानस का भी। अगला पैराग्राफ जो मैं आपको पढ़ के इसी ऑर्डर का सुनाना चाहती हूं, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो है पैराग्राफ 80। पैराग्राफ 80 कहता है इसी जजमेंट का, ऑर्डर का, नॉट जजमेंट बट ऑर्डर, however it is made clear that the observations made in this order are only for the purpose of deciding the bail applications of the applicants, and nothing contained in this order shall tantamount to the expression of any opinion on merits of the case। यानी केस तो तय ही नहीं हुआ जी, ये कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है, खुद जज अपने मुंह से जमानत देते हुए कह रहे हैं कि ये ऑर्डर केवल और केवल बेल के लिए है, इसे किसी भी अन्य विषय के ऊपर आप रिलाय भी नहीं कर सकते, ये कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है। और इस ऑर्डर के चलते इन्होंने इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह कहा कि पूरा केस झूठा है, कोई घपला घोटाला हुआ ही नहीं, और केवल मात्र जमानत 2 लोगों को मिल गई, जो कि उनका वकील कोर्ट में खड़े होकर आर्ग्यू कर रहा है कि मान भी लिया जाए कि 6% अगर हमने किकबैक दिया तो वो हमने किकबैक एक ऐसी अवस्था में दिया जहां पर हमारी बाजू मरोड़ के ये पैसे हमें धमकी देके वसूले गए थे। ये ऑर्डर का हिस्सा है, और इस ऑर्डर के चलते पार्ट रीडिंग बिना कॉन्टेक्चुअलाइज किए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और यह कहना कि पीएमएलए का जो केस है वही नहीं है और कोई शराब घोटाला नाम की चीज नहीं है। अब शराब घोटाला के ऊपर मैं दोबारा आपके माध्यम से देश दुनिया को बताना चाहती हूं कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत रिजेक्ट हुई, वो भी कुछ दिन पहले ही रिजेक्ट हुई थी, उसके अंदर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है वो भी आप संज्ञान में लें और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इन्होंने पूरे मामले को ऑब्फ्यूस्केट करने का प्रयास किया है। पहला तो इसमें मैं आपको ये है जो एप्लीकेशन, जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है वो 28 अप्रैल को हुई है। इसमें पैरा 37 है और पैरा 37 पूरे तरीके से डिस्कस कर रहा है दैट इट इज also the case of prosecution that during this period the co-accused Vijay Nair was very active and he was acting as per the instructions of this applicant and his other colleagues, and he was constantly in touch with different stakeholders in liquor business to help them in getting prepared a favorable excise policy. He had demanded a huge illegal gratification in advance. For the said purpose, it is stated that the certain WhatsApp chats and other records collected during the course of investigation have revealed that some persons who were part of the South liquor lobby had planned 2-3 visits to Delhi, and it goes on to describe कि विजय नायर ने बिजनेस के लिए किस होटल में रुके, क्या क्या काम किया, और बिना गवर्नमेंट GOM की रिपोर्ट के बिना Vijay Nair had met them on 16th March 2021 and they had used the business center of the hotel for taking printout of some documents which allegedly consisted of 36 pages and is being claimed to be the draft of GOM report. Group of Ministers की report के जो 36 पेज हैं उसका printout लिया गया. It is also being alleged that the draft of GOM report dated 15th March 21 has been recovered from the computer of the applicant, in which there were provisions of 5% profit margin for wholesalers and eligibility criteria of turnover of rupees 100 crores only. तो 100 करोड़ की जो बार बार 100 करोड़ आ रहा है वो 100 करोड़ यहां से आ रहा है। जिस चीज के प्रिंट आउट इन्होंने लिए वो इनके कंप्यूटर से भी वो कागज निकले। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट इनके कंप्यूटर से निकली है जिसमें 5% प्रॉफिट मार्जिन की बात की गई है और इसमें जो रिकवरी है कंप्यूटर की वो भी कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया था। पूरी किकबैक 90 से 100 करोड़ जो है साउथ लिकर लॉबी से कैसे ली गई ये पैराग्राफ 37-38 में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है और एविडेंस कलेक्टेड सो फार आल्सो प्राइमा फेसाई
corroborates this allegation. ये भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है. उसके बाद पैरा 62 है जिसमें कहा गया है कि further some evidence is also alleged to have surfaced during investigation to show that some of the above kickback or bribe amount received from South Lobby was spent on utilized in connection with election campaign of the Aam Aadmi Party in Goa, and some cash payments through Hawala channels were alleged to have been sent to Goa for bearing the said expenses, and even some fake invoices are alleged to have been created as a cover-up for the cash amounts transferred through Hawala channels. ये मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्शन के समय पर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है. इट इज स्टेटेड दैट द अबव कैश ट्रांसफर्स वर मेड एज per instruction of the co-accused Vijay Nair, who was representative of the applicant in Aam Aadmi Party and also the media in charge of AAP, looking after the work related to said elections, and he also roped in a company named MS Chariot Productions Media Private Limited. Why am I quoting MS Chariot प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड? क्योंकि ये राजेश जोशी का नाम इसमें आता है और राजेश जोशी है जिसको बेल मिली है, लेकिन राजेश जोशी की कंपनी को हवाला का पैसा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो उन हवाला की पर्चियों को लेकर है. जाहिर तौर पे पर्चियां संभाली नहीं जाती, और जब ट्रायल चलेगी तो बयान में वो बातें कोरॉबरेट होंगी. जो व्यक्ति विटनेस है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, उस क्रॉस एग्जामिनेशन के आधार पर वेरासिटी ऑफ स्टेटमेंट को टेस्ट किया जाएगा. ये है सो फार एज थिंग्स रिगार्डिंग मिस्टर जोशी, राजेश जोशी आर कंसर्न्ड. Thus, in view of the background, this is para 63, serious nature of allegations made and role played by the applicant in above criminal conspiracy, his connection with the activities relating to generation or acquisition and use etc. of the above proceeds of crime within the meaning of section 3 of PMLA, and the oral and documentary evidence collected in support of the same, and as placed for perusal of the court, this court is of the considered opinion that even if the rigors and restrictions contained under section 45 of the PMLA are viewed and construed reasonably, the prosecution has still been able to show a genuine and prima facie case for involvement of the applicant in commission of the alleged offence of money laundering. तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है और शराब का घोटाला भी है, क्योंकि पॉलिसी को लेकर भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि पॉलिसी की जो पॉलिसी बनी है वो गलत बनी है, और उसमें मुफ्तखोरी और पैसा कमाने के लिए पॉलिसी को इस तरीके से करप्ट तरीके से बनाया गया ताकि ये एक बहुत सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस है, और उस इकोनॉमिक ऑफेंस के चलते देश की जनता को, समाज को बहुत नुकसान हुआ है. और जो एविडेंस कलेक्ट की गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो काफी वॉल्यूमिनस है. The evidence is voluminous. That is the statement made in while rejecting Manish Sisodia's bail application, and thus commission of offense is found there. Involvement of the accused is also found, and thus application is rejected. और इस ऑर्डर में भी क्या लिखा है, जैसे मैंने पैरा 80 पढ़ा था आपके संज्ञान के लिए, कि ये जो ऑर्डर है ये केवल और केवल जमानत के विषय पर है. इसका संज्ञान किसी और पक्ष से नहीं लिया जाता. ये डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं है, ये एक्विटल का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि एक्विट कोई व्यक्ति होता है जब पूरी गवाहियां हो जाती हैं और उसके बाद कोर्ट जो है छोड़ता है, वो एक्विटल होता है. डिस्चार्ज होता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट. चार्जेस के ऊपर केस में बहस होती है और कुछ व्यक्ति के खिलाफ अगर कुछ चीजें नहीं पाई जाती तो उसको उस स्टेज पर डिस्चार्ज किया जाता है. ये वो भी ऑर्डर नहीं है, ये बहुत इनिशियल स्टेज का जमानत का ऑर्डर है. और जमानत किस कंडीशन पे दी गई है, जहां पर वकील ने कोर्ट में खड़े होकर बहस की है कि हम भी विक्टिम हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारी बाजू मरोड़ के हमसे पैसा लिया है और हमसे कहा गया कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपका धंधा पानी पंजाब में बंद कर देंगे. इसकी वजह से हमको इनको पैसा देना पड़ा. ये कोर्ट का आर्ग्यूमेंट है कि इवन इफ दिस इज अज्यूम्ड then we were only acting because there were coercion and pressure on us. That is so far as Mr. Malhotra's bail application is considered. In this para 65 जो मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट करने के बाद
कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. However, nothing contained in this order shall tantamount to expression of opinion on merits of the case. E-copy of this order be sent दस्ती etc. यानी दोनों कोर्ट्स, क्या कॉमनैलिटी है? दोनों कोर्ट्स ऑर्डर पास कर रहे हैं केवल जमानत के ऊपर. दोनों कोर्ट्स की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग लाइंस होती हैं वो दोनों में लिखी गई हैं कि दिस ऑर्डर डज नॉट अमाउंट टू डिस्चार्ज और एक्विटल एंड इज नॉट ऑन मेरिट्स. मेरिट्स पे ऑर्डर कब पास होता है? जब चार्जशीट के बाद चार्ज पे बहस होती है या फिर ट्रायल चलने के बाद एक्विट किया जाता है. इनिशियल स्टेज के जमानत के ऑर्डर को एक्विटल या डिस्चार्ज का ऑर्डर बताकर यह कहना कि कोई घपला घोटाला हुआ ही नहीं, 1 साल से हम परेशान हैं और बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ एजेंसीज है, ये कंटेम्प्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है. क्योंकि इसको हमारी भाषा में चोरी और सीना जोड़ी कही जाती है कि पहले तो देश का नुकसान करेंगे, पैसा चोरी करेंगे और तमाम घोटाले घपलों में फंसे रहेंगे. और अभी जो 45 करोड़ वाला घोटाला आ रहा है उसकी भी रकम कहीं ज्यादा आ रही है क्योंकि 23 मकानों को तोड़कर मुख्यमंत्री का निवास बनाने का प्रयास किया गया, नई कुछ दुकानें मकानें खरीदी गई. ये तो पूरी सरकार घोटाले बाजों की सरकार है और इसी वजह से इन सब चीजों को आपके माध्यम से हम देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने देश को, जनता को गुमराह करने का काम किया. आई विल ट्राई टू condense whatever statements I have made earlier in English for the consumption of people who will follow it in English. And the points I'm making is that the order which has been passed by the court recently in the case of Rajesh Joshi and Gautam Malhotra is only a very initial interim order, and this is on bail application. The bail application is regarding two people who, in the words of Atishi Marlena herself, are some sidekicks. खुद क्या बोला? छोटे से लोग हैं. अभी छोटे से लोग 30-30 करोड़ का हवाला करते हैं. बड़े लोग कितने का करते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर छोटे मोटे लोग हैं जो 30 करोड़ का हवाला करते हैं. So these are some small people who were involved or playing a small part in a very big scam. And the role played by these people was transferring 30 crore from Delhi to Goa for election purposes. The order on bail for the consumption of our normal people and those who are uninitiated in law is that order on bail is not an order on merit or the veracity of the case. Order on merit will come only subsequently. Order on bail is not an order on discharge or acquittal. Neither of the two accused have been acquitted or discharged from the court. On the contrary, in the case of Gautam Malhotra, the observation which is part of the record has been made where the arguments have been extended by the lawyers of Gautam Malhotra before the court is that Mr. Malhotra was coerced and arm twisted into making payments. And even if you assume all this is true, then 6% was paid or 5% was paid towards bribery, but this bribe is not, mens rea is not involved. The idea or the thought of committing a crime is not involved. We were forced into doing something which we did not want to do, but we were forced into paying this money because we were asked by Aam Aadmi Party that pay this money else your business will be shut in Punjab and we will not allow you to do business in Punjab. On this ground, even if assumption is that we paid some money in cash, this was done under coercion. That is the argument extended before the court. The second point on which certain observations are made in the court are regarding some slips, which we call kachi parchi. So the slips on plain piece of paper or whichever other method, obviously people who are engaging in this kind of scam, they will not retain them. Still,
A whole lot of evidence has been lost in the process because they have destroyed so many phones, so many WhatsApp chats, but still, from the present material, the ED and other agencies have sufficient material. They still have material before them in the form of WhatsApp chats and a couple of phones which have been taken by the ED, which is a matter of proving the case in the court when the trial starts. The trial has yet not started. The money, and it is also not a case of just PMLA. It's not just a case of money laundering. It is also a case of corruption. It is a case of using the authority to formulate a corrupt policy, corrupt excise policy, manipulating and interpolating so that corruption, the process continues to be corruption. And other thing which one has to understand, that when court passed the bail order, the court also made an observation at para 80. However, it is made clear that the observations made in this order are only for the purpose of deciding the bail applications of applicants, and nothing contained in this order shall tantamount to the expression of opinion on merits of the case. ये जज कह रहे हैं. This is what the court is observing in para 80. The bail order has been portrayed to be an order that no scam exists, no wrong has been done. This is a contempt of court. Nobody tries to misrepresent an order passed by the court. This is a misrepresentation that para 72 of the same order says this is an order on bail and not acquittal. This is an observation by the court. So these are people who will obfuscate facts, who will tell lies, who will use media to tell lies repeatedly and confuse the public, to try and build wrong public opinion by misuse of media. You must also know that in para 73, there were twin conditions which have been put of section 45 of the PMLA, qua him. What does it say? In para 73 of the order of the following observation was made in the court. This shows the seriousness of the scam where liquor manufacturers of Punjab were arm twisted to agree to the terms or face consequences. And what are the terms? Pay money, 5%, 6%. And then court also quoted that moreover, even the statements dated 24th of August 22 made under section 50 of the PMLA by witness Sri Sunny Marwa and Ms. Jasdeep Kaur Chadda of Messrs. Mahadev Liquor, which is another wholesale entity in liquor business in Delhi, being referred to from both sides, and the statement of approver Dinesh Arora dated 21st September 22 made under section 161 CRPC in the CVI case and being referred to by learned counsel for the applicant go to show that the applicant and his family members were coerced and threatened to pay 6% commission out of their profits as bribe or kickback, or otherwise their manufacturing units in Punjab will be shut down by the ruling Aam Aadmi Party and in the said state, and hence in the light of the above learned counsel appears to be right in making a submission that even if the applicant agreed to pay or actually paid any such amount as bribe or towards repayment of the kickback, it was not paid with requisite criminal intent or mens rea to commit an offence, what to say of a serious offence like offence of money laundering under PMLA. He has also referred to the above quoted observations made in para 388 of the judgment of the Supreme Court, whatever. The criminal intent or mens rea for commission of these said offences missing. Basically, what the court has stated is that it is based on a very limited part. The limited part of transferring of money, a certain amount from Delhi to Goa for the purposes of election, where destruction of evidence has happened. There are statements by other witnesses and approvers, and that statement by itself, they feel right now, is probably they were also the victims of the scam, and thus court has passed this order. There are
counter observations on PMLA case in the case of bail application of Manish Sisodia, which was rejected by the court. And in those observations, the court said, so far as Mr. Sisodia is concerned, large-scale destruction of digital evidence to impede the investigation into Delhi Excise Policy case and changed and destroyed 14 phones is part of the order. In para 38, the court clearly makes the observation that the draft liquor policy and various versions of it, wherein certain sections were modified to profit the accomplices, were collected as evidence. Special Judge Mr. Nagpal said that the prosecution. और इस वक्त हम आपको दृश्य दिखाते हैं। श्री क्रांतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में। ये दृश्य आप देख रहे हैं, नंजुदेश्वरा टेम्पल इसको बोला जाता है और साथ ही साथ इसको श्री क्रांतेश्वर टेम्पल भी यानी कि श्री क्रांतेश्वर मंदिर भी इसको बोला जाता है। और ये एक भगवान शिव का पुराना मंदिर है। नंजनगुडू शहर है कर्नाटक में, वहाँ पर एक ये मंदिर है और काफ़ी ये फेमस मंदिर है। कपिला नदी के किनारे स्थित है ये मंदिर और कपिला नदी जो कावेरी नदी की सहायक नदी है वहाँ पर ये मंदिर स्थित है और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री पहुँचे हैं वहाँ पर? बिल्कुल, हम जानते हैं कि अब थोड़ी जब किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कंठेश्वर मंदिर भगवान शिव का ये मंदिर है। और दरअसल हम सब जानते हैं कि भगवान शिव ने विष का पान किया था और उस एक तरह से कहें कि ये जो मंदिर है ये इसमें तमाम एक तरह से देखें कि अपने आप में अनोखा मंदिर है और दक्षिण के काशी के तौर पर इस शहर को, इस मंदिर को जाना जाता है। मैसूर से तकरीबन थोड़ी दूर पर ये स्थित है और हम देखते हैं कि दुनिया भर से और देश भर से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और एक बिल्कुल जाता है कि जी शैलेंद्र, दरअसल आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। आप थोड़ा सा अपना अगर लोकेशन चेंज करेंगे तो आवाज़ ठीक से आ सकती है। तब तक हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नंजुदेश्वरा मंदिर पर पहुंचे हुए हैं, जिसको श्री क्रांतेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर जो है कर्नाटक के नंजनागडू में ये स्थित है और कपिला नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। कपिला नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है और जैसा कि हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी बता रहे थे कि नंजू का मतलब कन्नड़ में होता है पॉइजन यानी कि विष, और नंजुदेश्वरा का मतलब होता है भगवान जिन्होंने विष पिया था, यानी कि भगवान शिव जिन्होंने विष पिया था, हलाहल पिया था भगवान शिव ने, तो उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम नंजुदेश्वरा मंदिर है और श्री क्रांतेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं। शैलेंद्र फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की वहाँ पर और प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी भीड़ और हम देखते हैं कि और कि दक्षिण के काशी के तौर पर इस मंदिर परिसर को जाना जाता है और हम यहाँ पर यह मिलता है कि भगवान परशुराम ने प्रकाशित करने के लिए यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी और उन्हें वो यहाँ पर भगवान शिव ने उन्हें एक तरह से जब प्राश्चित किया था भगवान परशुराम ने, तो यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने प्राश्चित किया था। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की और हम जानते हैं कि बहुत ये पुराना मंदिर है और बाद में इसका निर्माण करा कई शताब्दियों पहले। और इस मंदिर को लेकर जो एक बहुत सारी मान्यताएं हैं उसमें हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ जो न केवल कर्नाटक के लोग बल्कि पूरे दक्षिण भारत और पूरे देश के लोग यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कई बार पूजा होती है, सुबह से लेकर शाम तक कई बार पूजा होती है और उसके लिए ये मंदिर बहुत मशहूर है। तो निश्चित तौर पर दक्षिण के काशी के तौर पर इसे जाना जाता है और
19वीं सेंचुरी में इसे फिर से एक बनाया गया था, जो मंदिर का जो मुख्य द्वार है या मुख्य मंदिर के सामने जो हिस्सा है उसका फिर से निर्माण किया गया था। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने इस बात का जब जनसभा खत्म हो रही थी उसके बाद सीधे मंदिर में पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो निश्चित तौर पर अगर आप इस मंदिर की ऐतिहासिकता को देखें तो हम कह सकते हैं कि पूरे कर्नाटक में और दक्षिण में न केवल बल्कि पूरे देश में दक्षिण काशी के नाम से इस शहर को जाना जाता है। इस मंदिर की एक बड़ी मान्यता है। बिल्कुल, शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नंजुदेश्वरा मंदिर में पहुंचे हुए हैं और इसको श्री क्रांतेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है और ये कर्नाटक के नंजानागुडु में ये स्थित है। ये मंदिर कपिला नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है नंजनगुड़ में, और कावेरी नदी की सहायक नदी है कपिला नदी। और जैसा कि हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी बता रहे हैं, नंजू का मतलब कन्नड़ में होता है विष यानी कि पॉइजन, इसलिए नंजुदेश्वरा का मतलब है वो भगवान जिन्होंने विष पिया था, यानी कि भगवान शिव। हलाहल का पान भगवान शिव ने किया था, उन्हीं के नाम पर ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। और शिव पुराण की अगर बात करें तो शिव पुराण में भी इस मंदिर का जिक्र है। श्री गरलापुरी के नाम से इस मंदिर को शिव पुराण में जाना जाता है और काफ़ी ये प्रसिद्ध मंदिर है दक्षिण भारत का। दक्षिण का काशी भी इसको कहा जाता है। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री काफ़ी मेहनत की है उन्होंने वहाँ पर प्रचार प्रसार में। हमने देखा कि कल उन्होंने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, आज भी रोड शो किया और उसके अलावा कई जनसभाएं की, और उसके बाद शाम को प्रधानमंत्री भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये निश्चित तौर पर जब हमने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने तमाम चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, आज उन्होंने बेंगलुरु में रोड शो किया और उसके बाद 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद जो उनकी इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अंतिम जनसभा थी यहाँ नंजनगुरु में, और उसके बाद वो पहुंचे हैं दक्षिण का काशी कहे जाने वाले इस मंदिर में जहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अगाध श्रद्धा रही है भगवान शिव को लेकर। हम जानते हैं कि उनका जो संसदीय क्षेत्र है काशी, वहाँ भी वो लगातार जाते रहते हैं जितना संभव हो सकता है, और देश में जो अलग अलग जगह पर शिव मंदिर है वहाँ पर दर्शन करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम आज प्रधानमंत्री इस दक्षिण के काशी में पहुंचे हैं, इस मंदिर की ऐतिहासिकता को देखें तो दरअसल इस मंदिर का नाम इस बात पर रखा गया था श्री कंठेश्वरा, यानी विषपान करने वाला। भगवान शिव ने, हम जानते हैं कि पृथ्वी को, सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसका पान किया था, तो उसके नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया। और यहीं पर भगवान परशुराम ने पूजा अर्चना की थी, प्रायश्चित किया था जब उन्होंने अपनी माँ की हत्या की थी और उसके बाद जब उन्होंने प्रायश्चित किया, यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने प्रायश्चित की थी। तो बहुत पुराना मंदिर है, 1000 साल से भी पहले इस मंदिर को बनाया गया था और उसके बाद इसके कुछ हिस्सों को फिर से बनाया गया। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दक्षिण काशी के रूप में ये शहर जाना जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मंदिर की कुछ विशेष परंपराएं हैं, मंदिर की कुछ विशेष खासियत है। निश्चित तौर पर न केवल कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो निश्चित तौर पर इस वक्त हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना के लिए। और जैसा कि आप बता रहे थे कि इस मंदिर के बारे में कि इसकी जो आप यहाँ आए और निश्चित तौर पर यहाँ की जो कर्नाटक की पुरातन संस्कृति रही है, जो शताब्दियों पहले जो यहाँ पर साम्राज्य रहा, जो संस्कृति रही है, उसके भी दर्शन दिखाई देते हैं इस जगह पर आने के बाद। और यही वजह है कि इसको हम दक्षिण की काशी के तौर पर जानते हैं। तो निश्चित तौर पर इस मंदिर के बारे में बहुत सारी और बातें कही जाती हैं। ये कहा जाता है कि ये मंदिर काशी के तर्ज पर एक तरह से देखें तो दक्षिण के काशी के तौर पर हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो अपने आप में अनोखी है, अपने आप में जो बहुत खासियत वाली हैं। और एक दरअसल कपिला नदी है, उसके दाहिने सिरे पर, दाहिने छोर पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार अभियान को खत्म करने के बाद
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आज उनकी अंतिम जनसभा थी, उसको खत्म करने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नंजनगुड़ मंदिर में पहुंचे हुए हैं और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। दक्षिण की काशी इस मंदिर को कहा जाता है और भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। कर्नाटक के नंजनगुड़ू शहर में ये मंदिर स्थित है। कपिला नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। कपिला नदी जो कावेरी नदी की सहायक नदी है और काफ़ी प्रसिद्ध दक्षिण भारत में ये मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के बाद लंबे लंबे उन्होंने रोड शो किए हैं बेंगलुरु में। कल 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। आज सवेरे भी उन्होंने रोड शो किया था और उसके बाद कई जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया था। और उसके बाद अभी शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंजनगुड़ मंदिर में पहुंचे हुए हैं। भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर है और जैसा कि हमारे संवाददाता भी आपको बता रहे थे, नंजू का मतलब कन्नड़ में होता है विष, यानी कि नंजुदेश्वरा का मतलब होता है भगवान जिन्होंने विष पिया था, और भगवान शिव जिन्होंने हलाहल का पान किया था उनको समर्पित ये मंदिर है। प्रधानमंत्री यहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं और काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है। दक्षिण भारत का ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और दक्षिण भारत का काशी भी इसको कहा जाता है। और इस मंदिर को लेकर के कई सारी किंवदंतियाँ मौजूद हैं, जिनमें से एक किंवदंती में ये कहा गया है कि एक केशी नाम का एक असुर था और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की ओर से उस असुर को ये वरदान दिया गया था कि वो उसको कोई नहीं मार सकता। तो उसके बाद जब वो सब साधु संतों को सबको परेशान करने लगा तो कई देव और साधु संत और नारद उस वक्त भगवान के पास गए, भगवान शिव के पास, और भगवान शिव को उन्होंने कहा कि ये इस तरह की यहाँ पर हालात बने हुए हैं। तो उसके बाद भगवान गरलपुरी में वहाँ पर अवतरित हुए और भगवान ने जो केशी नाम का असुर था उसको वहाँ पर ख़त्म किया। एक किंवदंती ये है। और उसके अलावा ये कहा जाता है कि परशुराम जब उन्होंने अपने पिता ऋषि जमदग्नि के कहने पर अपनी माता की हत्या कर दी थी, तो वो मातृ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए वो इस मंदिर पर गए थे और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और किंवदंती में ये भी कहा जाता है कि परशुराम ने अपने फरसे से जो भगवान का वहाँ पर लिंग था उस पर उन्होंने अपना फरसा मार दिया था, तो भगवान के लिंग से रक्त निकलने लगा था। तो उसके बाद परशुराम को लगा था कि उन्होंने एक और पाप कर दिया है, लेकिन तब उन्होंने एक और पाप कर दिया। इसके बाद वो खुद को ख़त्म करने चले थे, लेकिन उसके बाद भगवान फिर अवतरित हुए और भगवान ने उनको कहा कि इसमें आप गीली मिट्टी लगाइए। तो काफ़ी किंवदंतियाँ इस मंदिर को लेकर वहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरह की मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जितने लंबे रोड शो कर रहे हैं, 26 किलोमीटर लंबा रोड शो कल उन्होंने किया, आज भी रोड शो किया, लगातार वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री बिना थके हुए मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए चंद्रशेखर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, तब उन्होंने अंत में इस बात को कहा कि वो यहाँ से श्री कंठेश्वरा मंदिर जाएंगे और कर्नाटक की जनता के हित की प्रार्थना करेंगे, उनके सुखों की कामना करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि आज सुबह ही सबसे पहले बेंगलुरु में रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद सीधे मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे जनसभा को संबोधित करने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कार्यशैली रही है और अपने व्यस्त समय के बीच हमने देखा है कि जहां भी वो जाते हैं ये कोशिश करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि वहां पर जो बड़े मठ या मंदिर हो, अगर असंभव होता है तो वहां जरूर जाते हैं। और हमने देखा है कि देश के जो बड़े मंदिर हैं लगातार वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा होती रहती है, पूजा अर्चना करते रहते हैं और शिव के तो अनन्य भक्त माने जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर
जब अपने संसदीय क्षेत्र काशी जाते हैं तब भी इस बात की बहुत चर्चा होती है कि वो शिव के अनन्य भक्त हैं। जब वो केदारनाथ धाम जाते हैं तब भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से पूजा में मग्न हो जाते हैं, पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव के भक्त हैं और समय समय पर हम अक्सर देखते हैं कि देश में जो प्रमुख मंदिर है, शिवालय है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मौका मिलता है उनकी वहां पर दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आज जब विधानसभा चुनाव प्रचार कर्नाटक में अंतिम दौर में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों के लिहाज से देखें तो उन्होंने इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अपनी अंतिम रैली को आज यही मंदिर परिसर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर जगह पर संबोधित किया और उसके बाद अपना चुनाव प्रचार अभियान खत्म करने के बाद सीधे मंदिर पहुंचे हैं भगवान शिव की आराधना करने, भगवान शिव की पूजा करने। तो निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शिव भक्त का पक्ष भी दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को कहते भी हैं और हमने देखा कि जब वो पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे तब उन्होंने इस बात की जानकारी भी यहाँ जनसभा में आए लोगों को दी कि वो इस जनसभा के बाद सीधे मंदिर जाएंगे, भगवान शिव से पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस मंदिर की खासियत के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, किस तरह से ये दक्षिण का काशी कहा जाता है, किस तरह से ये इलाका दक्षिण के काशी के तौर पर मशहूर है, चूंकि भगवान शिव का इतना ऐतिहासिक और पुराना मंदिर यहाँ पर है। इसकी अपनी एक परंपरा है और सबसे जो बड़ी खासियत है कि यहाँ 6 बार पूजा होती है और ये परंपरा हम देखते हैं कि शताब्दियों से यहाँ पर कायम है। यहाँ सुबह उषा काल से लेकर हम देखते हैं कि शाम तक 6 बार नियमित पूजा यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो करते हैं और इस मंदिर के परिसर में हम देखते हैं कि तमाम परंपराओं का पालन किया जाता है। भक्त आते हैं न केवल कर्नाटक से बल्कि पूरे भारत से हम देखते हैं कि भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो निश्चित तौर पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस शहर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए तब उस मंदिर में पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए। और हम जो भारत की जो एक गौरवशाली जो परंपरा रही है, तो हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है और हमारा जो अध्यात्म और धर्म का जो दर्शन रहा है, निश्चित तौर पर इस तरह के मंदिरों की चर्चा से इस तरह जब हम देखते हैं कि देश के किसी भी हिस्से में जाएं हमें हजारों वर्ष पुराने इस तरह के स्थापित बड़े मंदिर मिलते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, थोड़ा सा हम अपने दर्शकों के सामने एक सुधार कर दें कि इस मंदिर को दक्षिण के प्रयाग के तौर पर इस मंदिर को जाना जाता है। श्री क्रांतेश्वर मंदिर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं कर्नाटक में। और प्रधानमंत्री जैसा कि आप जानते हैं लगातार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर लंबे लंबे रोड शो किए हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से वहाँ पर जनसभाएं भी वहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से की गई हैं। और उसके बाद बिना थके हुए प्रधानमंत्री अभी शाम को नंजुदेश्वर मंदिर में पहुँचे हुए हैं। इस मंदिर को श्री क्रांतेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण के प्रयाग के रूप में ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है और नंजू का मतलब कन्नड़ में होता है विष और नंजुदेश्वर का मतलब होता है वो भगवान जिन्होंने विष का पान किया था, यानी कि भगवान शिव जिन्होंने हलाहल का पान किया था। तो भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। प्रधानमंत्री अभी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूजा अर्चना प्रधानमंत्री वहाँ पर कर रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह का रिस्पॉन्स प्रधानमंत्री का जो प्रचार था, चाहे हम रोड शो की बात करें या जनसभाओं की बात करें, काफ़ी लोगों में उत्साह वहाँ पर देखा गया। निश्चित तौर पर अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार चुनावी जनसभाएं हुई और बेंगलुरु में जिस तरह से कल 26 किलोमीटर लंबा रोड शो और आज भी 10 किलोमीटर से लंबा एक रोड शो हुआ, उसमें जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिला, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आह्लादित है। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की चुनावी जनसभाओं और रोड शो से जो माहौल बना है उससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा होगा। और हमने देखा कि
धुआंधार चुनावी जनसभाओं को भी बीते कई दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में संबोधित किया है। और उनके चुनाव प्रचार अभियान की आज हम उसकी अंतिम रैली संपन्न होता हुए बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखें, उससे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटक के हर हिस्से में पहुंचने का और जनता को संबोधित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और तमाम कर्नाटक से जुड़े मुद्दों को उठाया। आज उन्होंने जनसभा में ये कहा कि कर्नाटक को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है, इसलिए डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है कि चुनाव बाद डबल इंजन सरकार आए। और कांग्रेस पार्टी पर बहुत निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक पार्टी गारंटी की बात करती है, लेकिन उसके एक बड़े नेता ने, सबसे बड़े नेता ने कई दशकों पहले एक गारंटी दी थी गरीबी हटाओ की, और वो गारंटी का क्या हुआ हम सभी जानते हैं। तो दरअसल कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी जनसभा में। और साथ ही साथ संप्रभुता को लेकर जो कुछ कांग्रेस पार्टी की नेता ने अब से एक दिन पहले कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत तीखा हमला बोला कि कैसे कोई ये कह सकता है जब हमारा देश आजाद देश है और संप्रभुता का जिस तरह से जिक्र किया गया, कर्नाटक में संप्रभुता लानी है, तो क्या कर्नाटक को देश से अलग करने की बात हो रही है। और इसे लेकर बहुत करारा निशाना कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी जनसभा में एक तरह से करारा निशाना साधा है। तो हम देखते हैं कि तमाम मुद्दों को भी उठाया। हमने देखा कि बजरंग दल पर बैन के मुद्दों को भी बीजेपी ने खूब चुनावों में प्रचार में इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी की इससे सोच सामने आती है। आतंक जैसे जो संगठन है उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी नरमी बरतती है, जबकि जो राष्ट्रवादी संगठन है या जो सेवा के संगठन है उनके बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या रवैया है इससे सामने आता है। और बजरंगबली की बहुत चर्चा हमने देखा कि इस बीते एक हफ्ते से कर्नाटक के चुनाव में तुम्हें देखने को मिली। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जब से घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया बजरंग दल पर बैन लगाने का, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी पर बहुत राजनीतिक हमले देखने को मिले हैं। और कांग्रेस पार्टी एक तरह से यूटर्न भी लेती नजर आई है। उसके कई नेता उससे इतर बयान देते नजर आए कि ऐसा कोई इरादा नहीं है बजरंग दल पर बैन लगाने का। और डीके शिवकुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हनुमान मंदिर बनाने का काम करेगी। तो इस तरह से हम कांग्रेस पार्टी की बेचैनी भी देख रहे हैं जब बीजेपी ने इस मुद्दे पर बहुत करारा हमला कांग्रेस पार्टी पर किया है। और हम देखते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने तो एक बड़ा अभियान भी चलाया कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को सांकेतिक तौर पर जलाने का, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक तरह से जो बजरंग दल को लेकर जो उन्होंने कहा उस पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। तो निश्चित तौर पर हम विधानसभा चुनाव में इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते हुए देख रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने टिप्पणी की है। और इसके साथ तमाम अन्य मुद्दे भी उठाए गए। शैलेंद्र, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नंजुदेश्वरा मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये मंदिर इसको श्री क्रांतेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और नंजनगुड शहर है कर्नाटक में, वहाँ पर ये मैसूरू ज़िले में ये शहर स्थित है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है और काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है और दक्षिण के प्रयाग के तौर पर भी इसको जाना जाता है। और साथ ही साथ जैसे कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नंजू का मतलब कन्नड़ में होता है पॉइजन यानी कि विष, और नंजुदेश्वर का मतलब होता है कि वो भगवान जिन्होंने विष का पान किया था। और जैसा कि आप जानते हैं भगवान शंकर जिन्होंने हलाहल यानी कि विष का पान किया था, तो उनको समर्पित ये मंदिर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लगातार चुनाव प्रचार करने के बाद अभी इस मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार पिछले 3 दिन से लगातार कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कई सारी उन्होंने जनसभाएं की हैं, साथ ही साथ कल उन्होंने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और आज भी उन्होंने रोड शो किया है। कई सारी जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया है। हमारे संवाददाता
बिल्कुल, तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये कहा जा रहा है जो तो बिल्कुल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्री कांतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। नंजुदेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है और ये मैसूरू ज़िले में ये मंदिर स्थित है। नंजानागुडू शहर है मैसूरू ज़िले में, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है और काफ़ी ये प्रसिद्ध मंदिर है। दक्षिण के प्रयाग के रूप में भी इस मंदिर को जाना जाता है। कपिला नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। कपिला नदी जो कावेरी नदी की सहायक नदी है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है और काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिन से लगातार कर्नाटक में प्रचार कार्य कर रहे थे, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। उन्होंने लंबे लंबे रोड शो किए हैं। कल उन्होंने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और आज भी उन्होंने रोड शो किया। उसके अलावा कई जनसभाएं उन्होंने संबोधित की हैं। साथ ही साथ समाज के कई लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है वहाँ पर। और उसके बाद बिना थके हुए प्रधानमंत्री इस वक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।